कृषि क्या है, जैसे हमें पता है हमारे बिहार के 85% लगभग 85% लोग कृषि पे या कृषि से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। 85% के आसपास के लोग हमारे यहाँ पे किसान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना ही कुछ बड़ा सा रिसोर्स है जहाँ से हम अर्न कर पाए। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है कृषि। आप देखेंगे कि अगर जॉब हुई तो हुई, नहीं तो खेती बाड़ी पकड़ो, दुकान पकड़ के बैठ जाओ। तो कृषि सबसे बड़ा एक मुख्य कारण हमारे यहाँ की खेती बाड़ी का। तो आज हम इसी को समझेंगे, जो हमारी बिहार की रीढ़ है, जिससे हमारा पूरा बिहार टिका हुआ है। ये कैसे काम करता है, ये क्या है और किस तरह से काम करता है, इस चीज को समझेंगे। आइए, जैसे आप देख पा रहे हैं फार्मिंग। हाँ, तो आप जैसे देख पा रहे हैं फार्मिंग लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा है फार्मिंग, यानी कृषि है क्या, इसको समझने वाले हैं बहुत ही प्यारे ढंग से। आइए, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें फसलों, फूलों सॉरी फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन शामिल है। यानी वह प्रक्रिया जिसके अंदर हम फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फूलों को उगाते हैं और पशुपालन करते हुए सब किसके अंदर आता है? सब वो सब आता है हमारे कृषि के अंदर, यानी फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर के अंदर। यह दुनिया की आधी आबादी को रोजगार देती है, यानी आधी से भी ज्यादा आबादी को क्या देती है साहब? कृषि रोजगार देती है, जिसे मैंने बताया। उसके बाद भारत में 2/3 जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर करती है। यानी हम दुनिया की तो बात अलग है, हमारे इंडिया में, खुद के देश में 2/3 से भी ज्यादा लोग किस पे निर्भर है बाबू? 2/3 से भी ज्यादा लोग किस पे निर्भर है? खेती पे निर्भर है। आइए, अब हम समझते हैं इसको और भी अच्छे ढंग से। अब जो खेती के लिए जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो हम खेती कर पाते हैं उन जमीनों को हम कहते हैं कृषि भूमि या कृषिगत भूमि। यानी अंग्रेजी अंग्रेजी में हम उसे अराइवल लैंड कहते हैं। यानी कृषि भूमि, कृषिगत भूमि या अराइवल लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जहाँ हम खेती कर पाते हैं। अब हम आते हैं कृषि तंत्र यानी फार्म सिस्टम पे। अब इसको समझते हैं हम बहुत ही अच्छे ढंग से। ये है क्या? कृषि एक तंत्र के रूप में कार्य करती है जिसमें ये तीन मुख्य चरण होते हैं। पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस और थर्ड होता है आउटपुट। तो अब हम इन तीनों चीजों को समझेंगे कि इनपुट, आउटपुट और ये प्रोसेस क्या होता है। आइए समझते हैं। जो हमारा पहला वाला है इनपुट यानी निवेश, ये क्या होता है? इसमें बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रम और सिंचाई जैसी भौतिक मानवीय कारक शामिल होती है। यानी कहने का मतलब यह है साहब कि हर वह चीजें जहाँ से कृषि शुरू होती है वो क्या कहलाएगी? वो निवेश कहलाएगी। अब आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा इस पैराग्राफ से। मानिए ये हमारा एक खेत है, इसमें हम क्या डालेंगे साहब? खेत में बीज डाले, फसल उगाए, वो सारा काम क्या कहलाएगा? कृषि कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, यानी इनपुट कहलाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो हमारा है साहब प्रक्रिया, यानी प्रोसेस। अब समझते हैं ये प्रोसेस क्या है। इसमें जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई और निराई जैसी गतिविधियां शामिल है। यानी ये ये सारी प्रक्रिया मिलके क्या करती है साहब? वो ये सारी प्रक्रिया मिलके कृषि का निर्माण करती है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मानिए हमारा ये खेत है, ये इतना बड़ा हमारा खेत है, इसमें हमको फसल उगाना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस खेत में? सबसे पहले हमको करना पड़ेगा इस खेत की जुताई करवानी पड़ेगी। तो हम कई नौफारा, छेपारा जो भी हो उसको लगा के हम क्या करेंगे? इस खेत का जुताई करवा लेंगे। चलिए, ये हो गया जुताई है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम 3-4 दिन का वेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इसमें हम बीज छिड़क देंगे। हम जगह जगह पूरे खेत में बीज छिड़क दिए। ये देखिए, पहला था जुताई, ये हो गया है। अब दूसरा बच गया बुआई। तो हम ये बुआई कर रहे हैं, ये लीजिए, ये हमारे खेत में क्या लग गया? बीज चले गए साहब। अब तीसरा है सिंचाई। अब जब ये फसल, ये जो हमने लगाए थे खेत में अपने, जो बीज डाले थे, ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया है, ये क्या हो जाएगा? ये अंकुरित हो गए, थोड़ा अंकुरित हो जाएंगे, ये थोड़े थोड़े दिखने लगेंगे। तब हम क्या करेंगे साहब? तब हम इसमें डाल देंगे, सिंचाई कर देंगे इसकी, यानी इसके अंदर हम पानी डाल दिए। फिर क्या होगा? ये अंकुरन और अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद ये कटाई को हटाइए, थोड़ा पहले हम निराई पे ध्यान देते हैं। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर ही क्या होता है, जब ये अंकुरित होता है, सिर्फ हमारे फसल ही अंकुरित नहीं हो रहा है, इसके बीच में घास भी अंकुरित हो जाते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए या तो इसको बढ़ने से रोक देते हैं, या इनके जो न्यूट्रिशन के इनके हिस्से की चीजें होती है वो ये लेके बड़े हो जाते हैं। तो इससे हमारा फसल खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए हम निराई करवाते थे। ये जो फालतू सब चीज होता है जो हमारे खेत में नहीं होना चाहिए, उसको हम बाहर फेंक देते हैं और फसल को ढंग से फिर से उगने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है कटाई। अब मानिए हमारा फसल एकदम मस्त पक पक के तैयार हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम उसको काट लेंगे और उससे हमारा फसल तैयार हो जाएगा और मस्त काम खत्म हो गया अपना।
उसके बाद आता है निर्गत, यानी एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, उसके बाद आता है आउटपुट। हमने इनपुट समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया, अब हम समझेंगे आउटपुट को। इनमें फसलें, ऊन, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद भी शामिल होते हैं। यानी इसमें सिर्फ फसल ही शामिल नहीं होता बस, बल्कि इसमें कपास जैसे पौधे भी शामिल होते हैं। डेयरी उत्पाद यानी दूध उत्पादन भी शामिल होता है। कुक्कुट उत्पादन यानी पशुपालन, जो हमारे छोटे छोटे मुर्गा हो गया, बत्तख हो गया, इन सबको पालते हैं, अंडे देने वाले जीव पालते हैं। ये सब कितना आता है, कुक्कुट उत्पाद में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आउटपुट्स में आते हैं। इन चीज़ों को हमने, इन तीनों प्रोसेस को समझ लिया। इन तीनों चीज़ों को, ये तीन भाग को, कृषि के तीन भागों को हमने बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से समझ लिया है। अब हम समझेंगे साहब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कृषि के प्रकार। ये होते कितने प्रकार के, तो पहले हम समझते हैं ये क्या है। कृषि को भौगोलिक परिस्थितियों, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इसको कई भागों में विभाजित करते हैं। यानी इनके लिए 4-5 चीज़ें, कंडीशंस होते हैं कि जिस तरह की वो होंगे उसे उस कैटेगरी में रखा जाएगा। देखिए भौगोलिक परिस्थिति, हमारे भारत की 3 भौगोलिक परिस्थिति है। पहाड़ी हो गया, पठारी हो गया, मैदानी हो गया। तो अब ये इस वाले में हुआ है, इस वाले में हुआ या इस वाले में हुआ है, इसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप के फार्मिंग में आएगा। उसके बाद दूसरा है उत्पादन की मांग। अब मानिए इस पर्टिकुलर एरिया ने उस फसल की कितनी मांग है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप में आएगा। अब आता है श्रम और प्रौद्योगिकी, यानी इसमें कितनी मेहनत लगी है इस फसल को उगाने में। उसके बाद क्या-क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, क्या-क्या एनवायरनमेंट का यूज़ हुआ है, वो सारे डिपेंड करेंगे कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तो हमने यहाँ से कैटेगरी समझ ली। अब हम समझते हैं ये कैटेगरी काम कैसे करते हैं, कौन-कौन सा फसल इसमें आएँगे, नहीं आएँगे। आइए जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है निर्वाह, यानी ये जो सब्सटेंस फार्मिंग होता है, ये एक कैटेगरी है, ये एक प्रकार है कृषि का। तो ये जो है हमारा सब्सटेंस फार्मिंग, इसमें क्या होता है, किसान खेतों सॉरी यह खेती किसानों के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें कम पूंजी, साधारण औजार और परिवार के श्रम से के उपयोग से हो जाता है। इन्हें 2 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब ये क्या होता है साहब कि किसान की जो छोटी-मोटी ज़रूरतें होती है, जैसे मानिए घर के आस-पास कोई ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा है, उसमें क्या करेंगे, हम सब्ज़ी उगा लेंगे या छोटे-मोटे कोई अपने यूज़ का कोई भी चीज़ उगा लेंगे, जिससे हमारे परिवार की यानी किसान के फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो जाए। वो किस में आता है बाबू? वो आता है हमारा सब्सटेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि में। हमारा सबसे पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। अब हम जानते हैं ये गहन निर्वाह कृषि यानी इन इंटेन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है? आइए, ये रहा हमारा गहन निर्माण कृषि, जिसे हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। छोटे भूखंड पर अधिक श्रम से एक वर्ष में ही अधिक फसलें उगाई जाती है। अब मानिए ये छोटा सा हिस्सा है एक जमीन का, इसमें हम एक साल में मौसम के हिसाब से जिस मौसम में जो फसल होंगे हम उसको उगाते गए और अब हम बार बार फसल बदल रहे हैं। एक फसल पूरा हुआ, दूसरा फसल लगा दे तो मेहनत भी उतनी ही लगेगी। तो इस तरह के फसल से हम क्या करेंगे, एक साल में ही कई प्रकार के फसल हम उगा लेंगे। इससे हमारा क्या होगा साहब, इस तरह की खेती में हम कर पाएँगे अपना गहन निर्वाह कृषि, जिसे हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। ऐसे जो होते हैं जो एक साल में ही कई तरह का फसल उगा लिए जाते हैं उन खेती में, तो वो हमारे इंसेंटिव सब्सटेंस फार्मिंग में आता है। उसके बाद हमारा है दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं साहब। अब हम इसको समझते हैं ये 2 प्रकार के कैसे होते हैं और कौन-कौन से होता है। पहला होता है आदिम निर्वाह कृषि का, पहला होता है स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम समझते हैं अभी कि इसमें क्या होता है, ये किन-किन जगह पे, तो उसको पहले समझते हैं। जैसे मानिए ये सबसे ज़्यादा होंगे अमेज़न के बेसिन में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, उसके बाद दक्षिण-पूर्वी एशिया के घने जंगलों में। इन जगहों पे ये ज़्यादा तरह से प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है साहब, किसान क्या करते हैं, किसी एक नए जगह पे जाके वहाँ के जो पेड़-पौधे होते हैं उसको काट देते हैं, उसके बाद उसको साफ करके उस वहाँ की कृषि करना शुरू करते हैं। जैसे मानिए ये हमारा एक किसान भाई है, ये क्या करेगा, इस ज़मीन पे आया, अब यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़-पौधे लगे, तो ये क्या करेंगे, इन पेड़-पौधों को काट देंगे, यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद जो वो टुकड़े बचेंगे, उनको वहीं जलाकर राख कर देंगे और उसी मिट्टी में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब मिक्स कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे ये, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद इसमें फसल उगाना शुरू कर देंगे वो अपने हिसाब से। ये जब तक इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, जब तक ये फसल देती रहेगी, तब तक ये उगाते रहेंगे। अब मानिए अब इसकी उर्वरकता खत्म हो गई है, तब ये क्या करेंगे, तब ये कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही वहाँ छोड़ेंगे। उसके बाद ये मस्त अपने मस्ती में
अगली जगह आ जाएँगे और फिर ये इस जगह आकर भी वही सेम चीज़ करेंगे, पौधों को काट के यहीं जलाकर इसी मिट्टी में मिला देंगे और फिर से यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ की उर्वरक क्षमता कम हो गई तो कहीं और जाएँगे और इस तरह की खेती को हम कहते हैं काटो काटो और जलाओ, यानी स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं इस तरह की खेती को। तो चलिए हमने स्थानांतरित कृषि समझ ली। अब हमारा सेकंड यानी दूसरा जो है आदिम निर्वाह कृषि का उसका दूसरा चालवासी पशुचारण, इसको समझते हैं। नोमैडिक हेडिंग क्या होता है? ये होता पहले का है उसको समझते हैं। ये सहारा में होगा, मध्य एशिया में होगा, भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा जहाँ पानी थोड़ा कम होता है, पानी की कमी होती है, वैसे जगहों पे ऐसी कृषि होती है साहब। इसमें क्या होता है, चरवाहा अपने पशु को लेकर जैसे भेड़, बकरी, ऊँट या जो भी उनके पास पशु है उनको लेकर वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह में जाते रहते हैं और ऐसी कृषि क्या कहलाती है साहब? वो चालवासी पशुचारण कहलाता है। अब आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। यहाँ से हमने आदिम वाला समझ लिया है, आदिम और निर्वाह कृषि। अरे! हाँ जी, आइए समझते हैं। उसके बाद हमारा आता है वाणिज्य कृषि, ये हमारे दूसरा प्रकार है किसका? खेती का, कृषि का। कमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या होता है साहब, वैसे फसल जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे आप अगर किसान फैमिली से हैं, वैसे तो बिहार में लगभग लोग किसान फैमिली से, तो उन सब ने सुन ही रखा होगा कभी ना कभी। उनके जो गार्जियन होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, वो कहते हैं कि इस बार हम खाने वाला फसल ना लगा के बेचने वाला फसल लगाएँगे। यानी खाने वाला फसल अलग होता है, वो थोड़ा महँगा पड़ता है और थोड़ा-सा उनका बीज महँगा होता है और उनमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। और पैदावार थोड़ा कम होता है, लेकिन खाने योग्य होता है, वो आसानी से खा पाते हैं। एक होता है जो खाने योग्य होता तो है, ज़बरदस्ती खाया जा सकता है। ज़बरदस्ती भी नहीं, पर खाया जाता है वो भी, पर वो उतना बेहतर नहीं होता है। जैसे आप कंट्रोल में जैसे कंट्रोल मतलब सरकारी जो राशन की दुकान होती है, वहाँ आपको मिलता है, वो ऐसे ही कृषि के उत्पादन से होता है, कमर्शियल फार्मिंग से ही उगाई जाती है। वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है और वो बेचने योग्य होता है और ऐसे इन्हें बड़े स्केल पे किया जाता है, बड़े लार्ज जगह पे किया जाएगा, बड़ी खेती में किया जाएगा, इसको छोटे-मोटे खेती में नहीं करेंगे हम। उसके बाद हमारा आता है मिश्रित कृषि। ये इसमें क्या होता है साहब, इसमें जो किसान भाई होते हैं, वो मानिए अब ये हमारे पास एक ज़मीन का ये एक टुकड़ा है। इसमें हम क्या करेंगे, हम आधे ज़मीन में अपने खाने योग्य फसल लगा लेंगे। ये मानिए इसके आधे में हम क्या किए, अपने खाने योग्य फसल लगा लिए और आधे में हम क्या करेंगे, जानवरों के लिए चारा लगा देंगे। आपने देखा ही होगा अपने आस-पास में कि खेतों में क्या होता है, आधे में गेहूँ चावल लगा हुआ है, गेहूँ, मक्का लगा हुआ है और आधे में घास लगा हुआ है, जो कि वो अपने जानवरों के लिए लगा देते हैं। तो ऐसे कृषि मिक्स कृषि में आता है। चलिए उसके बाद थर्ड हमारा है अ, थर्ड नहीं, ये अगला है हमारा रोपण कृषि। ये क्या होता है साहब? ये कुछ नहीं होता, ये वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार होता है जहाँ एक ही फसल को अ, जहाँ एक ही फसल चाय, कॉफ़ी, रबर, केला या कपास बड़े पैमाने पे उगाई जाती है। इसमें अधिक श्रम और अधिक पूँजी लगती है। मानिए ये क्या होता है? इसमें क्या होता है साहब? इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें किसी एक फसल को बड़े स्केल पे लगाया जाएगा, जैसे ये वाणिज्य कृषि थी, एक बड़े हिस्से में लगाया गया था ये। सेम ये भी उसी तरह से कि एक बड़े हिस्से में लग क्या किया जाएगा? एक बड़े हिस्से में ये लगा दिया जाएगा। ऐसी खेती को हम क्या कहेंगे साहब? ऐसी खेती को हम वाणिज्य कृषि कहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उतना ही ज़्यादा क्या लगता है साहब? उतना ही ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, पूँजी भी लगती है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है बाजरा। सॉरी, आगे बढ़ गया था मैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था। हाँ जी, तो यहाँ हमारा रोपण कृषि खत्म हो जाता है और हमने समझ लिया, कृषि के प्रकार भी समझ लिए। अब हम समझेंगे प्रमुख फसलें यानी मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं? आइए, दुनिया में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब मानिए लोग बढ़ते जा रहे हैं, कि लोगों की डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं, उनके जीभ का स्वाद भी बढ़ते जा रहा है, तो हमें गेहूँ उगाना पड़ा था। चावल उगाना पड़ा, उसके बाद मक्का उगाना पड़ा, उसके साथ और भी कई सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अलग-अलग फसल उगाते हैं। आइए हम जानते हैं ये फसल होते क्या हैं? इसके कई सारे कैटेगरी तो नहीं, और 2 या 3 कैटेगरी होते हैं शायद। 1 सेकंड दीजिए। हाँ जी, 3 कैटेगरी होते हैं इसके। एक पहला होता है खाद्य पदार्थ, दूसरा होता है पेय पदार्थ और तीसरा होता है, तीसरा कौन-सा होता है भाई? तीसरा कोई नहीं होता, 2 ही होते हैं। एक पेय फसल होते हैं और एक खाद्य फसल होते हैं। तो जो खाद्य फसल का सबसे पहला फसल है, जो कि सबका फ़ेवरेट होगा, मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा है और दुनिया में सबका और लगभग पूरी दुनिया में मिल जाती है। पहला है राइस यानी चावल। यह दुनिया की प्रमुख खाद्य फसल है, ये देखिए मैंने कहा था ना अभी। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए बिल्कुल ही चावल उगाने के लिए। उसके बाद वर्षा भी उतनी ही हाई होनी चाहिए, वर्षा भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए।
उसके बाद वायु में आर्द्रता यानी हवा जो होगी उसमें नमी की भी उतनी ही ज़रूरत होगी। यानी इसके लिए ये सिचुएशन, ये क्लाइमेट चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि तापमान हाई हो, अधिक आर्द्रता यानी हवा में नमी हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, तब जाके हम क्या उगा पाते हैं, चावल यानी धान उगा पाते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड है व्हीट यानी गेहूँ। इसके लिए क्या-क्या चाहिए साहब? इसके लिए मध्यम तापमान, एकदम मीडियम सा चाहिए, बाबू खुश है ये इसमें, मध्यम वर्षा ही चाहिए। ऐसी आवश्यकता पूरा कर दो, आप गेहूँ उगा पाएँगे। उससे हम क्या उगा पाएँगे साहब? उसके बाद हम गेहूँ उगा पाएँगे। उसके बाद हमारा है माइज़ यानी मक्का। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी मध्यम तापमान चाहिए, मध्यम वर्षा, लेकिन धूप की अधिकता होती है, यानी इसे धूप ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए, वर्षा भी कम चाहिए साहब। तो इस तरह से हम क्या उगा पाएँगे? नमक का उगा पाएँगे, ये। उसके बाद हम थर्ड में आते हैं, अगले में आते हैं, सॉरी। उसके बाद एक और फसल है जिसे हम बाजरा कहते हैं। ये आप साइड में फ़ोटो देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग जानते नहीं होंगे ये, क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं ना, इसलिए। हमारे यहाँ इसे खेरही के नाम से जाना जाता है। मैं कोई लाइट वाला ले लेता जो दिख जाए अच्छे से। हाँ जी, हमें हमारे यहाँ क्या इस फसल को खेरही के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है मुझे नहीं पता, कमेंट में बताइएगा, क्या बोला जाता है इन्हें? तो नॉर्मली इनका नाम वर्ल्ड वाइड बाजरा है, जिसे माइल्स कहते हैं, या इसे मोटा अनाज भी कहते हैं हम। तो इसे इसके लिए क्या चाहिए उगाने के लिए? इसे कम वर्षा और उच्च तापमान चाहिए। ये भाई जंगली पौधा, मतलब बड़ा ही ढीठ है, ये कहीं भी हो जाएगा, तो इसे एकदम मस्त वर्षा थोड़े बहुत भी हो तो काम चला लेगा, बस इसको तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से हमारे खाद्य पदार्थ जो है, जो हमारे खाद्य फसल है, फूड क्रॉप्स है, वो खत्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेशेदार फसल। अब ये क्या होता है सर? इसमें आता है, हाँ, ये 3 तरह के मैंने बोले थे ना, एक ये भी है, रेशेदार फसल है। तो इसमें आता है कपास और जूट, यानी कॉटन और जूट। अब कॉटन को पहले समझते हैं हम। इसके लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 पाल रहित दिन की आवश्यकता होती है। अब मानिए ये जो कंडीशंस है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, वर्षा एकदम मीडियम साइज़ में होना चाहिए, एकदम एवरेज एवरेज, लेकिन 210 पाल रहित दिन चाहिए, यानी 210 दिनों तक बर्फबारी की कोई गुंजाइश ना हो, तब जाके हम क्या उगा पाएँगे बाबू मेरे? तब जाके हम उगा पाएँगे अपना कपास। उसके बाद हम कपास की खेती अच्छे से कर पाएँगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जूट। हम इसको समझते हैं। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं साहब? सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी इसे भी तापमान बहुत उच्च चाहिए, बारिश भी उतना ही ज़्यादा चाहिए, लेकिन जलवायु थोड़ी नमी वाली चाहिए, जो हवा होगी वो थोड़ी नमी वाली चाहिए। इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद ये कर पाएँगे, उसके बाद ये क्या हो पाएगा बाबू? उसके बाद ये फसल उग पाएगा, और ये इस तरह से हम ये फसल उगा पाएँगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में आएँगे अपने, तो उसके बाद हमारा आता है पेय फसल। अब इसको हम कैसे समझेंगे? आइए समझते हैं बहुत ही प्यारे ढंग से। हाँ जी, ये हमारा जो पेय फसल है, ये कैसे काम करता है? टी। इसका सबसे प्रमुख चाय होता है, हमें भी पता है, पेय पदार्थ में सबसे ज़्यादा चाय चलती है। हमारे भारत के लोगों की नींद ही चाय से खुलती है, तो समझते हैं अब इसको कैसे होगा ये? यह एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समान रूप से वितरिक उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अब ये क्या होता है साहब? हमारे जो चाय होंगे, ये इनकी जो बागान होती है, जैसे दार्जिलिंग, एक बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट वाला जगह है, जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड दार्जिलिंग की चाय का जवाब ही नहीं है बाबू। चाय की पत्तियाँ भी दार्जिलिंग से ही आती है ज़्यादातर, और वो काफ़ी ज़्यादा होती भी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ठंडी जलवायु, एकदम ठंडा सा जलवायु चाहिए, और साल भर हमें एकदम समान रूप से वर्षा चाहिए, और उस तरह से हम इसे उगा पाएँगे। और इस तरह के एनवायरनमेंट में हम चाय को उगा पाएँगे। उसके बाद ये भारत की नंबर 1, भारत की क्या, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है बाबू, यही पी के सब ज़िंदा रहते हैं, चाय। अब आइए, अब हमारा है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को इसके बिल्कुल अपोज़िट है, इसको एकदम नॉर्मल सा जलवायु चाहिए, बहुत ही ठंडा जलवायु चाहिए, लेकिन कॉफ़ी को एकदम गर्म जलवायु चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु चाहिए, लेकिन इसको भी वायु में नमी चाहिए, आर्द्र चाहिए। उसके बाद सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए मिक्स मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी भी होनी चाहिए, रेत मिट्टी भी होनी चाहिए, और चिकनी मिट्टी भी होनी चाहिए। उन सब का मिक्स एकदम समान रूप से मिश्रण हो, वैसे जगह पे क्या उग पाएँगे? वैसी जगह पे हम कॉफ़ी की उत्पादन कर पाएँगे, कॉफ़ी को उत्पादित कर पाएँगे। तो इस तरह से हमारा कॉफ़ी की भी उपज हो जाएगी। अब साहब क्या है, अब हम आते हैं कृषि विकास पे। ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का एक पॉइंट, जिसे हम कृषि विकास कहते हैं।
आइए इसको समझते हैं। कृषि विकास का अंतिम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यानी जो एक कृषि का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसका लास्ट जो टारगेट है वो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी हमारा जो खाने योग्य पदार्थ है वो सुरक्षित रह पाए। इसके इसे कृषि क्षेत्र में विस्तार करके फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके और उर्वरक एवं उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तृत करें, इधर से बढ़ाएँ, यानी जो एरिया है कृषि का उसको बढ़ाएँ। उसके बाद फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना। उसके बाद हम अपने फसल की जो क्वांटिटी होती है उसको बढ़ा देंगे। उसके बाद जो हम सिंचाई करते हैं उसकी जो सुविधाएँ हैं उसमें थोड़ा सुधार करके उसको और बेहतर करके करेंगे। उसके बाद उर्वरक एवं उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। जो बहुत ज़्यादा उगने वाले पौधे हैं, जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती है, वैसे को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, कृषि विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए, यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर बहुत ही प्यारे ढंग से खत्म हो चुका है। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग की थी पर पीछे ही तो वो बंद हो गया, अभी हमें दोबारा करना पड़ रहा है। मैंने किया और ये भी हो गया है और आप लोगों के प्यार की वजह से आज आज नहीं, काफ़ी पहले ही मेरे 100 सब्सक्राइबर से प्लस हो गए, अभी साथ 108 के करीब सब्सक्राइबर होंगे। आप हमारी 108 की फैमिली हो चुकी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, पर ये भी काफ़ी कम है।